आज हम क्लास टेंथ के लिए जो अगस्त एग्ज़ाम में टेस्ट हुआ था, अगस्त महीने में जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं। लगभग ऑब्जेक्टिव सारा डिस्कस कर देंगे और सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन अगर मौका मिला तो कर ही देंगे। हम अब जो ज़्यादातर फोकस करके जो वीडियो बनाएंगे 9, 10th और 11th के लिए, चूँकि 12th के लिए लगभग कॉन्सेप्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जितना 11, 12th के लिए तो जितना 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता। कुछ टॉपिक बचा हुआ या कुछ चैप्टर भी बचा हुआ, जैसे सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स या डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशंस, उसमें से भी कुछ टॉपिक बचा हुआ, उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी जो हम मेनली बना रहे हैं 9, 10th और 11th को फोकस करके बनाएंगे। तो क्लास वाइज हम सारे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आज अगस्त का जो मंथली टेस्ट हुआ था, अगस्त महीने का मंथली टेस्ट, तो उसी के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम मंथली टेस्ट जो होता था अगस्त महीने का, उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास का अपलोड कर रहे हैं। किस क्लास का? 10th क्लास का। 1-2 दिन में अगर मौका मिला तो हम 9th और 11th का भी अपलोड कर देंगे। 11th का ऑलरेडी कर चुके हैं, 9th का और 12th का भी कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आप लोग को लगभग मिल जाएगा, क्योंकि लगभग प्रत्येक विद्यालय में टेस्ट होता ही है। जो विद्यालय जाते होंगे, टेस्ट देने जाते होंगे, उस सभी बच्चों के साथ के पास ये क्वेश्चन तो होगा ही। हम केवल डिस्कस कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता होगी वहाँ हम बहुत ज़्यादा गहराई में बता देंगे। जैसे एसआई मात्रक के कितने आधारी मात्रक हैं? एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? आधारी मात्रक या मूल मात्रक? आधारी मात्रक कहें या मूल मात्रक कहें? मूल मात्रक मेनली 7 है, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। तो बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट आधारी मात्रक कितने होते हैं? तो ये 7 होते हैं। ए ऑप्शंस में ये 7 है, तो एक का ए आ जाएगा। मतलब मूल मात्रक या आधारी मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि कौन है? सदिश और अदिश होता क्या? सदिश एक ऐसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो सदिश राशि है। जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। इसमें से अदिश राशि कौन है? तो बल। पहला ऑप्शन है बल। तो बल में एक्चुअल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ये सदिश राशि हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वेग। तो वेग में भी परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, तो ये भी कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है ताप। ताप में केवल परिमाण होता है, ये दिशा नहीं होता, ये अदिश राशि हो जाएगा। ये कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश। और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो एक्चुअल में ये नन आएगा नहीं, क्योंकि ताप एक ऐसा राशि है जिसमें दिशा नहीं होता, तो ये अदिश राशि हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है चाल का मात्रक होता है। तो एक्चुअल में चाल का मात्रक क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 में से चुनना है कि चाल का मात्रक होता है। तो मात्रक होने से पहले चाल का हम फार्मूला देख लेते हैं। चाल का मात्रक देखने से पहले ये क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो इसके पहला ऑप्शंस में जो है ये मीटर पर मिनट है। मीटर पर मिनट। तो दूरी का मात्रक मीटर हो सकता है, समय का भी मात्रक मिनट हो सकता है, तो मीटर पर मिनट हो सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन किलोमीटर पर सेकेंड है। यहाँ भी दूरी का मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है और समय का मात्रक सेकंड भी हो सकता है, तो ये किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। सी ऑप्शन से देखें तो ये मीटर पर सेकंड है। ये तो ऐसा यूनिट है, दूरी का मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। डी, अगर इसमें चाल का ऐसा ही मात्रक पूछता तो निश्चित रूप से मीटर पर सेकंड होता। और डी ऑप्शन में दे दिया नन। नन मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दिज। एक्चुअल में चाल का मात्रक ये तीनों हो सकता था। चाल का मात्रक ये तीनों हो सकता था। अगर डी ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन होता, ये ऑल ऑफ दीज अगर दे देता, तो ऑल ऑफ दीज दे देता तो ये सब मात्रक हो सकता।
लेकिन चाल का एसआई मात्रक अगर पूछता तब मीटर पर सेकेंड होता। मेरे ख्याल से ये एसआई मात्रक लगाना भूल गया, नहीं तो मीटर पर सेकेंड। नन का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसमें से सब मात्रक हो सकता है, लेकिन एसआई मात्रक पूछता तो सिर्फ मीटर पर सेकेंड लगाते, या ऑल ऑफ दीज देता तो ये सब संभव है। मीटर पर मिनट भी संभव हो, जैसे कछुआ 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, जिसको टर्टल आप लोग कहते हैं। किलोमीटर पर सेकेंड, जैसे रॉकेट 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, या 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो चाल ये सब हो सकता है। तो ये मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये सारे चाल के मात्रक हो सकते थे। अच्छा ऑप्शन होता ये ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन दे देता, नहीं तो ऐसा ही मात्रक पूछता, तब इसमें हम लोग मीटर पर सेकेंड लगाते थे। चलिए, तो आप लोग देखेंगे कि ये नन ऑप्शन को छोड़ करके ये ऑल ऑफ दीज देता तो ज़्यादा बेटर होता। ऐसा ही मात्रक पूछता तब मीटर पर सेकेंड होता, ऐसे ये तीनों मात्रक हो सकता था, नन का तो कोई बात ही नहीं। अब हम चौथे ऑप्शन में जाते हैं। सदिश का परिमाण कभी नहीं होता। याद रखेंगे सदिश राशि होता क्या है। तो सदिश राशि एक ऐसा राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों हो। तो कभी भी किसी का परिमाण जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी निगेटिव नहीं हो सकता। तो सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं होता। क्या नहीं होता? ए ऑप्शन में दिया धनात्मक, धनात्मक तो होता ही है। बी में दिया ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जीरो तो हो ही सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो मतलब क्या नहीं हो सकता? सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता। तो क्या नहीं होगा? तो ये निगेटिव, याद रखेंगे, किसी भी वेक्टर का जो वैल्यू है वो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो चलिए 5वां नंबर की अगर हम बात करें तो 5 पूछा परिणामी वेग का एसआई मात्रक। चाहे परिणामी वेग हो कि कोई और वेग हो, एसआई मात्रक जो है ये एसआई मात्रक क्या हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया है, पुनः दिया है ए में किलोमीटर पर सेकेंड, ये एसआई मात्रक तो हो नहीं सकता। बी में दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी एसआई मात्रक नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। सी में ऑप्शन दिया मीटर पर सेकेंड, तो इसका सी ऑप्शन एसआई मात्रक में आएगा, और डी में नन दिया है, या मिलीमीटर पर सेकेंड, वो तो आएगा नहीं। अब छठे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो छठे ऑब्जेक्टिव पूछा निम्नलिखित में से सबसे अधिक जड़त्व किस में है। याद रख लेंगे, जड़त्व उसी का ज़्यादा होगा जिसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान जिसका भी ज़्यादा, जैसे एक पेन में, एक कलम में, एक किताब में और आपके शरीर में, तो जड़त्व की बात है। तो जड़त्व का, चूँकि पेन से, किताब से और कलम से ज़्यादा द्रव्यमान शरीर में होता है, तो हो जाएगा ये आपके शरीर में। चूँकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व का गुण उतना अधिक आएगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। 7 नंबर के ऑप्शंस में क्या पूछा? 7 नंबर में पूछा बल का परिमाणात्मक परिभाषा निम्न में किससे प्राप्त होती है। परिमाणात्मक, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। तो बल का जो परिमाणात्मक परिभाषा है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होती है, चूँकि F=ma में। ऐसे बल का जो डिफिनेशंस है ये प्रथम गति नियम से मिल जाता है। बल का डिफिनेशन किससे मिल जाता है? प्रथम गति नियम से। लेकिन वहाँ से परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकलने की कोई ये ऑप्शंस नहीं है, वहाँ से सिर्फ डिफिनेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ परिमाण की बात कर रही है, परिमाणात्मक परिभाषा यानी क्वांटिटेटिव डिफिनेशंस। तो मतलब डिफिनेशन से फोर्स का अमाउंट जहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हो सकता। तो साथ में न्यूटन के दूसरे गति नियम से हो सकता है। ऐसे सिंपल डिफिनेशन की अगर बात करें तो बल का जो सिंपल डिफिनेशन है वो प्रथम गति नियम से ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ परिमाण की बात करिए, परिमाणात्मक परिभाषा किससे मिलती है? तो परिमाणात्मक परिभाषा जो है वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही होना चाहिए। ऐसे सिंपली अगर बल का डिफिनेशन पूछता तो वो किससे हो जाता? प्रथम गति नियम से। अब 8 में कह रहा है एक तोप से गोली छूटने के बाद वह पीछे की ओर धक्का देता है, वह पीछे की ओर धक्का देता है, यह किसका एग्जाम्पल है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूटन के प्रथम गति नियम में क्या बोला जाता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। दूसरा गति नियम क्या कहता है? दूसरा गति नियम भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता। और तीसरा
न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या था? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो निश्चित रूप से तोप अगर गोला आगे की तरफ छोड़ता है तो तोप पे जो धक्का लगेगा ये पीछे की ओर धक्का लगेगा। 8 में न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो 8 में क्या होगा? न्यूटन के तीसरे गति नियम होंगे, चूँकि तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर धक्का देता है, ये किसके नियम के हिसाब से होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के हिसाब से होता है। जड़त्व का नियम क्या था? जड़त्व का नियम वही था जो जिस अवस्था में रहता उसी अवस्था में रहना पसंद करता। 9 नंबर में क्या पूछा है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता, किसका होता? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता? तो याद रखेंगे F बराबर m में, m द्रव्यमान है, ए त्वरण है, ये बल का फार्मूला है। F का अगर मात्रक लिखा लेंगे तो F का जो मात्रक होगा, m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक केजी, त्वरण है तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये न्यूटन होगा। तो बल का SI मात्रक क्या होगा? तो ये न्यूटन होगा। न्यूटन कैसे होगा? चूँकि बल के SI मात्रक F बराबर m में, तो ये m जो द्रव्यमान है इसका मात्रक केजी, ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। यहाँ डायरेक्ट पूछा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो निश्चित रूप से बल का मात्रक है। तो 10 में क्या पूछा? 1 केजी भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 केजी भार का मतलब है, 1 केजी वेट का मतलब है, जैसे W बराबर mg होता है तो कुछ नहीं, 1 केजी भार का मतलब है कि इसमें g 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 केजी वेट का मतलब g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि केजी वेट इसमें केवल mg से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। ये किसके बराबर होगा? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? इसमें जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन से घिरना, दूसरा ऑप्शन से स्नेह, तीसरा ऑप्शन से कुर्सी, चौथा ऑप्शन से गंध। तो गंध, स्नेह और घिरना ये सब आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ कौन सा? कुर्सी। तो सी नंबर में 4 का सी ये कुर्सी आएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तत्व यानी एलिमेंट्स कौन सा नहीं है? तो जो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते होंगे उसको पता होगा, बहुत सारा तत्व का नाम आपको याद भी होगा। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, तो निश्चित रूप से ब्रोमीन एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन है जस्ता, निश्चित रूप से ये भी एक तत्व है। तीसरा ऑप्शन है वाटर, ये तत्व नहीं है, ये क्या? ये कंपाउंड है। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन, ये भी एक तत्व है। तो तत्व कौन नहीं है? तो वाटर। 12 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो ये वाटर तत्व नहीं है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। देखिए ये फेज ट्रांजिशन का सवाल है। फेज ट्रांजिशन में क्या होता है? गैस को जो द्रव में बदलते हैं जिसको हम लोग संघनन कहते हैं, ये कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन में क्या होता है? संघनन में होता क्या है कि गैस को द्रव में हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें एक टर्म है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग में हम लोग द्रव को बर्फ़ में बदलते हैं। एक होता है गैसीकरण। गैसीकरण में क्या होता है कि लिक्विड को गैस में बदल लेते हैं। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि हम लोग ठोस को गैस में बदल लेते हैं। ठोस को गैस में बदलते हैं। तो जब कभी भी पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 14 नंबर में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होगी? ठंडक। तो ये कहना उचित नहीं है कि वाष्पन की क्रिया से ठंडक होती है। और दूसरा है गर्मी, ये गर्मी। तीसरा है ताप में वृद्धि। तीसरा क्या? ताप में वृद्धि। और चौथा है नन। चौथा ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और चौथा में क्या? नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो वाष्पन की क्रिया से क्या होता? जैसे लिक्विड है, लिक्विड अगर वाष्प में बदल गया, लिक्विड अगर वाष्प में बदल गया तो वो क्या होता है कि गर्मी बढ़ने लगता है। क्यों? तो ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ता है तो वाष्प में जो होता है ऊर्जा अधिक होती है। वाष्प में ऊर्जा अधिक होती है जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लगता है। तो आप इसमें ताप में वृद्धि तो आप नहीं कर सकते,
चूँकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर यानी ऊर्जा देते हैं तो वो निश्चित रूप से वो ऊर्जा बढ़ गया, मतलब फेज ट्रांजिशन हो गया। तो इसमें वाष्पन की क्रिया से क्या होती है, तो इसमें वाष्पन की क्रिया से ये गर्मी बढ़ती है, ये कह सकते हैं। तो हालांकि एक चीज़ है कि वाष्पन की क्रिया से ठंडक भी पहुंचता है, लेकिन कहाँ पहुंचता हम बता दें। जैसे घड़ा में हम लिक्विड रख रहे हैं, तो घड़ा में जैसे पानी को हम रखते हैं, तो घड़ा से अगर वाष्पित होकर के पानी निकल रहा, तो वैसी प्रक्रिया में घड़ा के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है, घड़ा के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन वाष्पन की क्रिया से क्या होता है, जहाँ कहीं जैसे ह्यूमिडिटी अभी चारों तरफ तालाब हो और तालाब के आसपास अगर मान लीजिए धूप उगा हो, तो निश्चित रूप से वाष्प ज़्यादा उत्पन्न होता है, वहाँ इवेपरेशन होता है और इवेपरेशन से गर्मी बढ़ने का काम होता है। तो गर्मी बढ़ती ज़रूर है, टेम्परेचर में वृद्धि हो या ना हो। तो 15 में कहता है किससे अधिक ज्वलन की अनुभव होगी। तो निश्चित रूप से इसमें ऑप्शन है भाप से, दूसरा में उबलते हुए पानी से, तीसरा में दोनों से। तो निश्चित रूप से किससे ज़्यादा ज्वलन अनुभव होगी, तो भाप से ज़्यादा ज्वलन की अनुभव होती है। कोई पूछेगा कैसे, तो आप याद रखेंगे कि आग के अंदर अगर आप उंगली डालते हैं तो उतना जलन नहीं होता जितना आप भाप से पकते हो। रोटी का भाप अगर किन्हीं को लगा हो तो देखेंगे कि हाथ ज़्यादा जलता है। चूँकि होता क्या, भाप में ऊर्जा अधिक होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जलन महसूस होता है। लेकिन अगर खौलते हुए या गर्म पानी है तो गर्म पानी में ऊर्जा कम होती है, लेकिन भाप में ऊर्जा अधिक होती है, जिसकी वजह से भाप जो है आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, यानी भाप में जलन ज़्यादा होता है। 16 नंबर में पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन बिलियन है। एक में लिखा बिलियन, एक में लिखा एयर। एयर तो एक तरीके का मिश्रण है। 2 में लिखा है वो सोडा वाटर। 3 में है सॉइल। सॉइल भी एक तरीके का मिश्रण है। तो बी में निश्चित रूप से इसका बी ऑप्शन यानी सोडा वाटर हो जाएगा। सोडा वाटर क्या, ये एक तरीके का बिलियन है। हवा भी बिलियन नहीं है, सॉइल भी बिलियन नहीं है। और 17 नंबर क्वेश्चन में जो आपको पूछा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन का मान होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन का मान कितना होता है, तो आप लोग केल्विन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 अगर ऐड कर देते हैं या 273.15 अगर ऐड कर देते हैं, ये केल्विन में बदल जाएगा। तो आपको पूछा क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन का मान होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो केल्विन का मान कितना, तो यहाँ 100 रख दें, तो 100 प्लस 273 ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन। तो 18 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि 18 नंबर क्वेश्चन में वास्तविक बिलियन में विलय के अणु का आकार होता है। तो वास्तविक बिलियन में विलय के अणु का आकार जो होता है ये लगभग 10⁻9 मीटर का होता है। ट्रू सॉल्यूशन का जो आकार होता है 10⁻9 मीटर का होता है। लेकिन 10⁻9 मीटर के आसपास का यहाँ कोई ऑप्शंस है नहीं, लेकिन डी ऑप्शंस में जो यहाँ है 10⁻9 सेंटीमीटर लिख दिया है। तो सेंटीमीटर चूँकि हम यही मारेंगे, चूँकि इसके आसपास का कोई वैल्यू दूसरा है भी नहीं, तो हम 10⁻9 सेंटीमीटर मानेंगे। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन का आकार लगभग 10⁻9 मीटर के आसपास का होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चूँकि ऑप्शन इसके आसपास कोई है नहीं, तो हम डी ऑप्शन ही मजबूरन में मारेंगे 10⁻9 सेंटीमीटर। तो 19 में क्या है, 19 नंबर के क्वेश्चन कहता किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन से उबलना। उबलना किसको बोलते हैं, उबलता कहाँ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और डी में वाष्पन ये लिक्विड से गैस बनने की जो प्रक्रिया है वो वाष्पन है। ऊर्ध्वपातन, हाँ, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया निश्चित रूप से ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक है। तो इसमें आसान ऑप्शन ही है। पहला ऑप्शन है रुई, इसका घनत्व तो नहीं के बराबर होता। बी में है एयर और सी में है लकड़ी।
तो लकड़ी का हवा और रुई से घनत्व ज़्यादा होगा, लेकिन डी में लोहा है तो निश्चित रूप से लोहा का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। अगर कोई कहेगा सर घनत्व कैसे पहचानेंगे कि घनत्व किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो कुछ नहीं, समान आयतन के सभी वस्तु को आप लेंगे समान, जैसे मान लीजिए एक बोरी आप रुई ले, एक बोरी हवा और एक बोरी लकड़ी और एक बोरी लोहा लेकर के आप देख लें कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। समान आयतन के वस्तु को आप उठाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लोहा का घनत्व अधिक है, क्योंकि एक इकाई आयतन में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान इसी का होगा। तो 21 नंबर ऑप्शन में क्या कहा, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन में अब हम प्रवेश करते हैं। तो 21 नंबर में क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने केंद्रक का पता लगाया था। ये कोशिका के केंद्रक की बात कर रहा है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो ये रॉबर्ट ब्राउन, आप लोग पढ़े होंगे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही ये कोशिका को खोजा था, कोशिका के केंद्रक को खोजा था। 22 नंबर के ऑप्शंस में पूछ रहा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो निश्चित रूप से सबसे अधिक मात्रा जो होती है ये सेलुलोज की होती है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। 23 नंबर के ऑप्शन पूछा एक कोशिकीय प्राणी कौन है, इसमें फंगस, एनिमल्स, प्लांट्स और अमीबा। तो निश्चित रूप से अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है, इसके अलावा प्लांट, जानवर, एनिमल्स ये सब तो हो नहीं सकता एक कोशिकीय। 23 नंबर के क्वेश्चन का रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड्स क्या है, ये क्रोमोप्लास्ट है। ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये रंगीन प्लास्टिक है, प्लास्टिड है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आत्महत्या की थैली, ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो निश्चित रूप से लाइसोसोम। इसमें एक ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस मतलब जहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। 24 नंबर में 23 हो गया, अच्छा 22 के बाद ये 23 था और ये 24 था। अब हम 25 नंबर पे चलेंगे। 25 नंबर पूछा निम्नलिखित कोशिकांगों में आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कौन है, लाइसोसोम निश्चित रूप से आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस हम लोग कहते हैं। ये 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं, तो जाइलम उत्तक में पहला है वाहिकाएं जिसको विसल्स कहते हैं, वाहिनियाँ, ये चालनी नालिकाएं, सीव ट्यूब्स, वाहिनिकाएं। तो ये इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो जाइलम कोशिका में पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वाहिकाएं भी पाई जाती है और वाहिनिकाएं भी पाई जाती है। तो ये सब जाइलम कोशिका का पार्ट्स है। जाइलम कोशिका के 4 पार्ट्स होते हैं। अगर आपके पास भारतीय भवन का बुक हो तो उसमें आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जाइलम कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग में ये वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ये सब उसके किस किस तत्वों के बने होते हैं ये सब दिया हुआ। पत्ती में मौजूद छोटे छोटे चित्र, निश्चित रूप से इसको एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा जिससे हम लोग जिससे वो वाष्पीकरण की क्रिया करती है, एस्टोमाटा कहते हैं छोटे छोटे सेल्स को, छोटे छोटे छिद्र को या पोर्स को। बाह्य कर्ण में पाया जाने वाला अंतःकंकाल, ये एक तरीके से उपास्थि है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि यानी कार्टिलेज कहते हैं। बाह्य कोशिका का अंतःकंकाल क्या होता है। निम्नलिखित में से ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशी कहलाता है, यानी एस्ट्राइटेड मसल्स। तो ऐच्छिक पेशी ये बी नंबर में, तो 29 का जो है ये बी यानी रेखित पेशी, यानी ऐच्छिक कोशिका को हम लोग रेखित पेशी या एस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। 31 नंबर के ऑप्शंस में पूछा है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है रुधिर में। रुधिर तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, उपकला इसमें भी नहीं, ये अस्थि में, हाँ निश्चित रूप से बोन यानी अस्थि में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ये 10th के सारे ऑब्जेक्टिव को, 10th क्लास के सारे ऑब्जेक्टिव को हमने बता दिया। ये अगस्त महीने का यानी प्रथम शाब्दिक परीक्षा था, अगस्त महीने का ये था, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन ऑफ अगस्त, ये टर्म एग्जामिनेशन का था, 10th क्लास के लिए था। कल हम 9th क्लास के लिए भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज 9th और 10th क्लास के लिए वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे। धन्यवाद।